तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर 65 के बारे में। और पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा था चॉन हक्सर उसके गैंगस्टर ने जोंग्रो टेक हाई स्कूल के बंदों को निपटा दिया था, लेकिन जोंग्रो टेक का जेंग्यू नाम का बंदा वहां से शेयुन नाम की लड़की को लेके भाग जाता है। चॉन हक्सर इसके बाद वैंग डैम को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, वैंग डैम को उसका पास्ट बता के, जो कि काफी ज्यादा दुख भरा था। लेकिन वैंग डैम उसके साथ नहीं मिलता बल्कि उससे फाइट करने लगता है, जिसमें डैम की हालत काफी खराब हो जाती है, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ बाहर बारिश में जेंगी जो शियोन को लेके भाग रहा था, क्योंकि वो खुद काफी ज्यादा जख्मी था, इसलिए भागते भागते नीचे गिर के मर जाता है। शियोन उसको उठाने की कोशिश करती है, फूट फूट के रोती है, लेकिन वहाँ पे उसकी कोई मदद करने वाला भी नहीं होता। पर इतने में ही उसके सामने आता है वैंग डैम, जो कि उसका दुश्मन है। शियोन की आंखों में आंसू होते हैं और वो वैंग डैम को देख के अपना वेपन उठा के उसको मारने की कोशिश करने की सोच रही होती है। लेकिन वैंग डैम ना इसके लिए अपने मन में कोई नफरत रखता है और ना ही इसके बॉस यूजुन के लिए रखता था, जो पानी में गिर के मारा जा चुका है। इसलिए डैम बस इसके बगल से निकल जाता है बिना इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिए। ये बात जानते हुए भी कि इन लोगों ने वैंग डैम की गर्लफ्रेंड कैंग याना को जान से मार दिया है, उसके बावजूद भी वैंग इनको कुछ नहीं कहता। शायद वैंग डैम अंदर से टूट चुका है। लेकिन जब वो शियोन के बगल से जा रहा था तो शियोन उसको कहती है, वो लड़की अब भी जिंदा है। मैंने उसे ऑडिटोरियम के स्टोरेज रूम में बंद कर दिया था जब उसे होश नहीं था। लेकिन ये सुन के तुम काफी ज्यादा खुश मत हो जाना, क्योंकि अगर तुमने कुछ नहीं करा तो चॉन हक्सा उसे तुमसे पहले ढूंढ लेगा। इसी के साथ जेंग्यू की आखिरी सांस भी उसके आंसुओं के साथ निकल जाती है और शियोन बस यही उम्मीद करती है वो भी जल्दी मर जाए और अपने लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि अब उसके सारे लोग मर चुके हैं। बट यहाँ से जाने से पहले वैंग डैम को कहती है, वैंग डैम, चाहे तुम हो या फिर हम लोग, हमारे बीच में जिस भी वजह से लफड़े चल रहे थे, मुझे लगता है हमने जो कुछ भी करा हम सब बस वही कर सकते थे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो हमने करा वो भुला दिया जाएगा। इसलिए याद रखना, मरने के बाद हम नर्क में दोबारा मिलेंगे। ये कहकर शियोन यहाँ से ना जाने कहाँ चली जाती है। वैंग भी लड़खड़ाता हुआ आगे चलता है, क्योंकि उसके शरीर में काफी ज्यादा इंजरीज है, इसलिए गिर के एक जगह पे बैठ जाता है। और क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कैंग याना जिंदा है उसे अभी पता चला, इसलिए अपने मन में कहता है, मुझे याना को जाके जल्दी बचाना होगा। उस चॉन हक्सा हरामजादे को पता था मैं याना को बचाने आऊंगा, इसलिए उसने मुझे जाने दिया। अगर उन हरामजादों को याना वहाँ पहले मिल जाती है मुझसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं और मेरा काफी ज्यादा खून बह चुका है। आखिर ऐसी कंडीशन में मैं याना को कैसे बचाऊं? लेकिन फिर उसे याना का चेहरा याद आता है, इसलिए गुस्से में खुद को ही अपने मन में कहता है, वैंग डैम हरामजादे, ये अपनी चिंता करने का वक्त नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं मेरे साथ क्या होता है, लेकिन कम से कम मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन क्योंकि वैंग अभी काफी ज्यादा जख्मी है, इसलिए उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। इसलिए पुलिस स्टेशन में कॉल करके वहाँ बताने लगता है सबको कि जल्दी जाओ वहाँ पे मदद करो जोंग्रो टेक में। लेकिन पुलिस वालों का स्टाफ जब ये कॉल उठाता है तो उनको बार बार यही लगता है कोई बच्चा उनसे मस्ती ले रहा है। पुलिस के स्टाफ में जिस लड़की को ये कॉल आ रहे होते हैं वो अपने बॉस से कहती है, हमें एक बार वहाँ जाके देख तो लेना चाहिए। लेकिन उसका बॉस कहता है, ये बच्चे सच में हमसे मस्ती ले रहे हैं, हमने 2 बार वहाँ जाके देख लिया है, वहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन ये पुलिस वाला झूठ बोल रहा है, शायद से चॉन हक्सा ने इसको पैसे खिला रखे हैं। इसलिए वैंग डैम जब भी बार बार पुलिस वालों को कॉल करता है उसे यही जवाब मिलता है, तुम झूठी रिपोर्ट कर रहे हो। वैंग को समझ नहीं आता आखिर चॉन हक्सा की पहुंच कितनी ऊपर तक है, उसने पुलिस वालों तक को खरीद लिया। लेकिन अगर वैंग अभी हार मान जाता है तो दोबारा से उसे खून देखना पड़ेगा। वैंग को अपनी मरी हुई माँ का चेहरा याद आता है और वो कैंग याना को इस तरीके से अब नहीं देखना चाहता, इसलिए जैसे तैसे उठने की कोशिश करते हुए खुद से कहता है, मुझे ये करना ही होगा, भले ही मैं अकेला ही क्यों ना करूं, इसे मुझे ये करना होगा। लेकिन वो दोबारा से जमीन में गिर के पड़ जाता है। वो खुद की बॉडी को बहुत ज्यादा मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता अपने जख्मों की वजह से। और मन में बस बात यही चली जा रही होती है, अगर कुछ नहीं करा तो कैंग याना भी मारी जाएगी। इतने में उसके फोन का नोटिफिकेशन बजता है, जिसमें लिखा होता है, किम टेशॉक ने तुम्हें 5 मिस कॉल मारी है। डैम के दिमाग में आता है ये अपने दोस्तों की मदद ले सकता है, लेकिन फिर अपने मन में कहता है, नहीं, मैं उन लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन इसके बाद जैसे ही दोबारा किम टेशोक का फोन आता है वो उठा लेता है। टेशोक अभी लगभग अपने सारे दोस्तों के साथ है और वैंग डैम को कहता है, वैंग डैम ये तुम बोल रहे हो है ना? इस वक्त तुम कहाँ हो, मुझे जल्दी बताओ। वैंग डैम इस वक्त तक पूरा टूट चुका है और आंसुओं के साथ कहता है, जोंग्रो टेक हाई स्कूल में मेरी मदद करो। ठीक है, हम आ रहे हैं, तुम चिंता मत करो। यानी कि अभी एक पंगे खत्म नहीं हुए थे और अब दूसरे की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन कैंग याना जिसके लिए शुरू से लफड़ा चल रहा है, हम उस लड़की के एक पास्ट का सीन देखते हैं जब वो स्कूल जा रही थी। अगल बगल की औरतें उसको देख के बात कर रही होती हैं, आखिर इसका बाप ऐसे कैसे कर सकता है, उसका पूरा परिवार था, उसकी एक छोटी सी बेटी थी, कम से कम अपनी परिवार की देखभाल करने के लिए तो जिंदा रह जाता। दरअसल याना का ये रोज का होता है, रोज उसे अपने परिवार के लिए ऐसी बातें सुनने को मिलती है, क्योंकि उसका परिवार होता ही बहुत बेकार है। उसके बाप ने ना जाने क्यों
क्यों अपनी जान दे दी या पता नहीं कैसे मारा गया। और खुद याना के फेस में स्कूल जाते वक्त भी हमेशा पिटने के निशान होते हैं। याना का परिवार जो जैसे तैसे खुद को संभाले हुए था, उसके बाप के मरने की बात से पूरी तरीके से बिखर जाता है। अब याना के परिवार में उसका एक बेकार सा भाई और नाकारा सी माँ है। इन लोगों को क्योंकि पैसों की भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए याना छोटी सी एज में काम करने लगी थी कहीं जॉब वगैरह, जिससे वो महीने के पैसे कमाती थी। लेकिन वो पैसे भी उसका भाई उससे छीन लेता था ताकि अपने दोस्तों के साथ मजे कर सके, घूम फिर सके। और याना जब अपने भाई से अपने पैसे वापस मांगती है तो उसका भाई उल्टा उसे सुना देता है कि अब तेरे चक्कर में मैं घूमू फिरूं ना क्या बे, वैसे भी तूने इन पैसों की बुक्स वगैरह ही लेनी है, इससे बढ़िया मैं ही इनको खर्च कर लेता हूँ। बट याना जब बार बार बोलने लगती है मेरे पैसे वापस कर, तो उसके भाई का दिमाग खराब हो जाता है और बहुत ही गुस्से में लाती लात बजाता है अपनी बहन को। इसकी माँ भी यहीं पे होती है, जिसको आवाजें आ रही हैं अपनी बेटी के पिटने की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती, मजे में टीवी देख रही है। और बगल में ही याना का भाई उसको कुत्तों की तरह मारते हुए कहता है, हरामजादी, अपने भाई से ऊंची आवाज में बात करेगी, कुतिया कहीं की, लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है। कितनी बार बताया है तुझे औकात में रहा कर। अभी तुझे छोड़ रहा हूँ क्योंकि लगता है तुझे थोड़ा और मारा तो तू मर जाएगी। आगे से थोड़ा औकात में रहा कर। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने। लेकिन उसकी माँ इसका भी जवाब नहीं देती, वो टीवी ही देखे जा रही है। पीछे उसके बेटे ने उसकी बेटी को मार मार के अधमरा कर दिया है और टीवी देख के उसके चेहरे में स्माइल आ रही है। पता नहीं कौन सा एपिसोड देख रही है, क्या देख रही है। लेकिन यह ना जो पीछे दर्द से तड़प रही है, उसकी आवाज भी ठीक से निकल नहीं पा रही है। मरती हुई हालत में अपनी माँ को कहती है, मॉम, मुझे लगता है मेरे किसी गलत जगह पे लग चुकी है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। उसके जवाब में उसकी माँ बस ये कहती है, गैंग है ना, मॉम इस वक्त टीवी देख रही है, तुम्हें पता है ना, इसलिए चुपचाप से उस दर्द को ऐसे ही बर्दाश्त कर लो जैसे पिछली बार करा था, मुझे परेशान मत करो। और बेचारी ये ना आंसुओं और टूटती हुई सांसों के साथ जमीन में ही पड़ी रह जाती है और अपने मन में कहती है, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी ऐसे कब तक चलेगी और इस दर्द की मुझे कब तक आदत नहीं होगी। मुझे इस दर्द की आदत डाल लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता। और याना जब अपने स्कूल भी जाती है तो अगल बगल के बच्चे उसको देख के बात करते हैं, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों रहती है, उसे क्या घर में खाना नहीं मिलता या फिर उसको मारते हैं घर में। याना को बाकी की लड़कियां इस नजर से देख रही होती हैं जैसे याना कोई चुड़ैल होगी या फिर कुछ भी और नीचे से नीचा तुम सोच लो। ये लड़कियां याना के बारे में आपस में बात करते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं इसका बाप इसे रोज दारू पी के मारा करता होगा। हाँ, मैंने सुना है ऐसे गंदे माँ बाप के बच्चे भी गंदे ही होते हैं, ये तो सिगरेट वगैरह भी बचपन से ही पीना स्टार्ट कर देते हैं। लोग कहते हैं ऐसे लोग अपने माँ बाप की तरह ही बनते हैं बड़े होके, बिल्कुल पियक्कड़। जिन लोगों को बचपन में प्यार नहीं मिला होता वो भी बड़े होके किसी को प्यार नहीं दे पाते। ये दोनों लड़कियां अनाप शनाप बके जा रही होती है याना के बारे में और याना सब सुन रही है, इसलिए याना एक चेयर उठा के इन दोनों को मारने आ जाती है, जो कि उसने मार भी दी होगी। और आगे चल के टीचर्स इस चीज की मीटिंग करेंगे कि इस लड़की के साथ क्या करना है। इसके अगले सीन में याना स्कूल ड्रेस में ही एक जगह पे काफी उदास बैठी हुई होती है, उसके सामने कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। बेचारी जमीन में चलती चींटी को देख के अपने मन में कहती है, आखिर मैं कब तक ये बिना मतलब की जिंदगी जीती रहूंगी। क्या इस दुनिया में मेरे लिए खुशियां बनी भी हैं या फिर नहीं। मेरे अंदर तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आगे चल के किसी को प्यार दे सकूं। उससे भी बड़ी बात, आखिर मुझ जैसी लड़की के साथ रहना ही कौन चाहेगा। जो वो लड़कियां बात कर रही थी जिनको प्यार नहीं मिलता बचपन में, वो भी किसी को प्यार नहीं दे पाते, लगता है वो सच बोल रहे थे। इतने में ही एक छोटा सा बच्चा याना के पास आके कहता है, हे मिस, मेरी बात सुनो ना। याना तो ऐसी हो जाती है, क्या ये मुझे बोल रहा है, मतलब मुझसे कौन बात करेगा। बच्चा कहता है, हे मिस, आप इतने अकेले क्यों बैठी हो यहाँ पे। याना हकलाते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे बोल रहे हो। अरे मैं कुछ सोच रही थी। ये बच्चा याना को एक टॉफी देता है और कहता है, जब हम कुछ सोचते हैं तो मीठा खाना अच्छा रहता है। याना इसके सर पे हाथ रख के कहती है, तुम्हें इतनी सी उम्र में काफी कुछ पता है, तुम काफी ज्यादा समझदार बच्चे हो। मिस, मैं चाहता हूँ मेरी माँ भी आपकी तरह होती। ये सुन के तो याना के आंसू ही आ जाते हैं, क्योंकि उसने लोगों से सुना था बुरे माँ बाप के बच्चे भी बुरे ही बनते हैं, लेकिन ये बच्चा याना को अपनी माँ के रूप में देख रहा है या कह रहा है कि उसकी माँ ऐसी होती तो अच्छा होता। इसलिए याना एक तरीके से भावुक हो जाती है और अपने मन में कहती है, आगे मैं भी खुश होंगी, मेरे जिंदगी में भी खुशी लिखी होगी। लेकिन इतने में ही बच्चे के जानने वाले कुछ बगल से आते हैं और कहते हैं, इस हरामजादे मिंग्यू ने एक लड़की को रुला दिया। ये हरामजादा जहाँ जाता है वहाँ कुछ ना कुछ हरकत करके आता है, पता नहीं इसके साथ क्या कर दिया होगा इसने। बेचारा मिंग्यू बोलता रह जाता है, अरे अरे मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा। मतलब देख रहे हो, मर्द चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इल्जाम उसी के ऊपर आता है सारा। मिंग्यू भी सोच रहा होगा, साला कहाँ फंस गया, मैंने तो कुछ करा भी नहीं। लेकिन यह ना रोते रोते मिंग्यू को गले लगा लेती है और अपने मन में कहती है, मैं ये सबको साबित करूंगी, मैं भी प्यार देना जानती हूँ, मैं सबको ये दिखा के रहूंगी,
मैं भी खुश रह सकती हूँ, मुझे भी खुश रहने का हक है, लेकिन खुश रहने के लिए सबसे पहले मुझे अगल बगल का अपना माहौल बदलना पड़ेगा। इसलिए याना सोचती है माहौल बदलना है तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पागल माँ और भाई के साथ तो अच्छा माहौल उसका हो नहीं सकता। लेकिन जब ये अपने घर से जा रही थी तो इसकी माँ इसको कहती है, अरे ओ कहाँ जा रही है, तेरा भाई यहाँ पे नहीं है तो तू मुझे हल्के में ले रही है। याना कहती है, आपने अभी दारू पी रखी है, कभी और बात करेंगे। लेकिन इसकी माँ और भड़कते हुए कहती है, मेरी बातों का जवाब दे, मैंने पूछा तुझसे कहाँ जा रही है तू, बाहर लड़कों को ताड़ने जा रही है या फिर कुछ और कांड करने जा रही है। हरामजादी, तेरा बाप भी तेरी वजह से मरा था, तूने ही अपने बाप को मारा था। और देखो यार, याना भले ही थोड़ी बड़ी है लेकिन है वो फिर भी माइनर, इसलिए याना और वैंग डैम ने इस उम्र में भी जो इतना झेल के खुद को संभाला है वो काफी ज्यादा काबिलियत तारीफ है। बट कोई भूला भटका इंसान इन लोगों से ये मत सीख लेना कि तुम्हें भी अपना घर छोड़ देना चाहिए थोड़ी सी दिक्कतें आए तो। इनके केस काफी ज्यादा एक्सट्रीम थे और सिचुएशंस काफी ज्यादा अलग, इसलिए ये चीजें मत सीखना। खैर याना भी अपनी माँ को चिल्ला के कह देती है, आप मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो, अगर मैं यहाँ से चलेगी तो मेरे भाई के साथ तुम कैसे रहोगी, पागल है वो, आखिर तुम कब तक ऐसी टॉक्सिक जिंदगी जीती रहोगी। मुझे लगा था याना की माँ भावुक हो जाएगी और उसकी बात समझ जाएगी, लेकिन वो तो याना को देख के कुछ ऐसा बोल रही है, आंख दिखाती है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा बोल रही है कि तुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा और तू यहाँ पे चौड़ी हो रही है, तुझे तो मुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। इसलिए याना बिना किसी प्लान के घर छोड़ के भाग जाती है और भागते भागते उसके दिमाग में आता है उसे जाना चाहिए शियोल, और वहाँ पे जाके वो साबित करेगी कि हर कोई इंसान अपना माहौल बदल सकता है, हर कोई इंसान खुश रह सकता है। लेकिन अगर हम याना के प्रेजेंट को देखें तो क्या वो खुश है? जोंग्रो टेक के लोगों ने जो उसे ऑडिटोरियम में एक कमरे के अंदर लॉक करके रखा था और प्रेजेंट टाइम में चॉन हक्सा और वैंग डैम उसको ढूंढ रहे हैं। ऑब्वियसली चॉन हक्सा मारने के लिए, वैंग डैम बचाने के लिए। प्रेजेंट टाइम में जिस स्टोरेज रूम में वो होती है उसका दरवाजा बाहर से खुलता है और बाहर होते हैं कुछ गैंगस्टर्स जो कि चॉन हक्सा के ही होंगे और उनके सामने कैंग याना किसी बलि की बकरी की तरह पड़ी हुई है। यानी कि वैंग डैम को अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये निपट जाएगी। खैर इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बाकी भाई लोग मैं कोशिश करूंगा इसके एपिसोड जल्दी से जल्दी लेके आने के लिए, लेकिन जितने लोग ये वीडियो देखते हैं इसको लाइक करो, सपोर्ट करो, तभी मजा आएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।